अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकाइट्री में डिप्रेशन की। मैंने आपको इससे पहले बाकायदा तौर पर डिसऑर्डर्स की टाइप्स पढ़ाई थी और मैंने आपसे कहा था कि मूड डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन और बाइपोलर दो बहुत मेजर डिसऑर्डर्स हैं जो आते हैं। और आप कह लें कि अगर आप ओपीडी में बैठे तो 50 to 60% ऑफ ओपीडी सिर्फ डिप्रेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, तो चाहे वो चाइल्ड की हो चाहे एडल्ट की हो। ठीक है, डिप्रेशन में मैंने वैसे तो आपको पहले भी बताया था डिप्रेसिव एपिसोड में कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है डिप्रेसिव एपिसोड का, लेकिन अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में बाकायदा आपको एक एक फीचर बता के बताऊंगी कि कितने फीचर्स किस में हो और तो क्या क्या होता है। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में हम डिप्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग अप के आपको पता है कि हर कोई बंदा जो आपके पास आया हो कहेगा 2-3 दिन से मुझे बहुत ऐसे उदासी सी महसूस हो रही है, तो वो डिप्रेशन का क्राइटेरिया नहीं होता। डिप्रेशन के क्राइटेरिया में ये जहन में रखना है कि जो फीचर्स मैंने अभी बताने हैं वो एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए होने चाहिए। हम बात करते हैं हमेशा जो न्यूएस्ट गाइडलाइंस हैं जो आपकी साइकाइट्री में है वो ICD-10 पहले होती थी, अब ICD-11 के अकॉर्डिंग होती हैं। तो उस हिसाब से उनने यह कहा हुआ है कि डिप्रेशन के क्राइटेरिया तब फुलफिल होता है कि आपके पास जो फीचर्स हम बता रहे हैं वो परसिस्ट करे फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सवेयर डिप्रेशन के क्राइटेरिया में हम 2 वीक्स को लाजमी नहीं रखते। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स अगर आ रही हैं या फिर उसने खुद को कहा है कि मैं मार दूंगा और वो 1 हफ्ते में या फिर 5-6 दिनों से बाद, तो फिर हम सवेयर डिप्रेशन उसको कह सकते हैं। कोई ना कोई रिस्क फैक्टर मौजूद है, क्योंकि सवेयर में अगर हम कहें कि अभी 2 हफ्ते नहीं हुए और हम उसको वैसे ही छोड़ दें तो हो सकता है वो अपनी जान ही ना ले ले। ठीक है, तो उसमें आपने लाजमी तौर पे ये देखना होता है। वैसे नॉर्मली डिप्रेशन का क्राइटेरिया है कि सिम्टम्स परसिस्ट फॉर 2 वीक्स। अब वो सिम्टम्स क्या क्या है जी, इसके डिप्रेशन के पहले भी बात हो चुकी है कि कुछ कोर फीचर्स होते हैं, कुछ एसोसिएटेड फीचर्स हैं। आपको बाकायदा कोर और एसोसिएटेड अलग अलग याद रखने हैं। एसोसिएटेड फीचर्स को आप कोर फीचर्स में कभी भी नहीं डालेंगे, वो गलत हो जाएगा। कोर फीचर्स 3 ही है, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था। लो मूड, ठीक है, उसके बाद क्या है कि मिजाज कैसा रहता है, बहुत उदास रहता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ में, डेली एक्टिविटीज़ में जो पहले आप इंटरेस्ट से करते थे, यानी जॉब पे जाते थे, खाना खाते थे, अपने बच्चों के साथ खेलते थे, वो अब आप नहीं करते। लॉस ऑफ इंटरेस्ट को एनहीडोनिया कहते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादातर ये लफ्ज़ लिखा हुआ मिलेगा एनहीडोनिया, तो ये लॉस ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं। एंड डिक्रीज एनर्जी या लैक ऑफ एनर्जी, जिस्म में बहुत कमजोरी महसूस होती है, कुछ करने का दिल नहीं करता, कुछ करने का दिल नहीं करने से ज़्यादा जिस्म में कमजोरी होता है, डिक्रीज एनर्जी। ये कोर फीचर्स हैं। ठीक है, यही 3 है, इनको बदलाना नहीं है। अब आते हैं एसोसिएटेड फीचर्स। एसोसिएटेड को भी आप ऊपर नहीं लेके जा सकते। इसमें क्या होता है, आपका चेंजेस इन वेट, ज़्यादातर डिक्रीज्ड वेट होता है क्योंकि आपकी डिक्रीज्ड एपिटाइट होती है। बेसिकली यहाँ आप डिक्रीज्ड एपिटाइट या डिक्रीज्ड वेट लिख लेंगे, कुछ भी बेहतर होगा। ज़्यादा भूख इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि भूख पेशेंट बताएगा आपको, वजन हर किसी ने किया हुआ नहीं होता। फिर स्लीप चेंजेस, जिसमें डिक्रीज्ड स्लीप हो जाती है, आपकी कम आती है। साइकोमोटर रिटार्डेशन भी हो सकती है, साइकोमोटर एजिटेशन भी हो सकती है। ठीक है, साइकोमोटर रिटार्डेशन का मतलब ये है कि आपके जो नॉर्मल काम करते हैं जिस स्पीड होती थी वो डिक्रीज हो गई, यानी मोटर एक्टिविटी जिस तरह से आप किया करते थे वो अब उस तरह से नहीं किया करते। दैट इज साइकोमोटर रिटार्डेशन। साइकोमोटर एजिटेशन क्या होती है, एजिटेशन उसका ऑपोजिट है कि इंक्रीज हो गई है मोटर एक्टिविटी, लेकिन जाहिर सी बात है आपके काम काज करने की एक्टिविटी की जो स्पीड है या जो इंटरेस्ट है वो तो नहीं बढ़ा होगा ना, रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है। अगर एक पेशेंट आप देखते हैं जो कहते हैं कि हर रोज़ के काम काज भी मैं सुस्ती से करता हूँ, वो साइकोमोटर रिटार्डेशन होती है। और अगर वो कहता है कि मेरी बेचैनी में इजाफा हो गया, तो वो होता है साइकोमोटर एजिटेशन, और आपको पेशेंट का इंटरव्यू करते हुए फील भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेचैनी होती है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा डिक्रीज्ड सेक्सुअल एक्टिविटी या लिबिडो एंड फीलिंग्स ऑफ, अब ये हम आहिस्ता आहिस्ता सेवेरिटी की तरफ आ रहे हैं। फीलिंग्स ऑफ गिल्ट और वर्थलेसनेस, खुद को कुछ भी महसूस ना करना, अपनी ज़ात को बहुत कम तर महसूस करना। फिर डिक्रीज कंसंट्रेशन, ये वही बात आ जाती है कि जिस तरह डिक्रीज इंटरेस्ट था कि दिलचस्पी महसूस नहीं होती, मैं कोई काम कर ही नहीं पा रहा। एंड आखिर में द सेवेरेस्ट इज कि फीलिंग या फिर इंटेंशंस ऑफ हार्म टू वन सेल्फ, खुद को नुकसान पहुंचाना, अपनी जान लेना, सुसाइड करना, ये सोचें। ये एसोसिएटेड फीचर्स हैं। अब माइल्ड डिप्रेशन हम तब कहेंगे एटलीस्ट 2 कोर और 2 कोर तो लाजमी होने चाहिए और एटलीस्ट 2 एसोसिएटेड फीचर्स हों। ठीक है, मॉडरेट डिप्रेशन हम तब कहेंगे जब 2 कोर फीचर्स और 3 एसोसिएटेड फीचर्स हों। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट 3 होने चाहिए। ठीक है, सवेर तब कहेंगे जब तीनों के तीनों कोर फीचर्स मौजूद हों और 4 और उससे ज़्यादा एसोसिएटेड फीचर्स हों, एटलीस्ट 4। ठीक है, लेकिन ये वाला फीचर ना हो तब, क्योंकि ये वाला फीचर जो है ना ये आपका ये फीचर लाजमी हो, मैंने ये बताना था। सिवियर डिप्रेशन में ये जो हार्म, डेथ और सुसाइड है ये लाजमी होता है। ठीक है, वो सिवियर डिप्रेशन होती है।
अब सिवियर डिप्रेशन विद साइकोसिस का आपने कहना होता है, मैंने आपको बताया था कि जब पेशेंट को डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस आने लग जाती हैं। ये तीनों विदाउट साइकोसिस थे। विद साइकोसिस तब होता है जब आपकी डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस का मतलब ये है कि पेशेंट को या तो कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं या कुछ नज़र आ रहा है ऐसा जो उसको कुछ ना कुछ कहता है, या फिर उसका फर्म बिलीफ हो गया इस बात पर, पक्का अनशेकेबल बिलीफ हो गया कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ऑल द वर्स्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, हर चीज़ का जिम्मेदार वो खुद को ठहराते हो, ये उसका अनशेकेबल बिलीफ हो गया तो डिल्यूजन, उसको हम साइकोसिस कहते हैं। ठीक है, फिर वो एडमिशन करना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स का। एक और डिप्रेशन होती है जिसको हम कहते हैं, ये तो हमने बात की ना एपिसोड में आई, रिकरेंट डिप्रेशन। रिकरेंट का मतलब यही है कि बीच में थोड़ा सा नॉर्मल मूड का एरिया आता है और फिर डिप्रेशन हो जाती है, फिर नॉर्मल मूड का एरिया, फिर डिप्रेसिव एपिसोड, तो बार बार ऐसे अगर आती है तो उसको रिकरेंट डिप्रेशन कहते हैं। ये तो हमने कर दिया इसका डायग्नोसिस, इन चीज़ों को कभी भी नहीं बदलना। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, जाहिर है हम ये नहीं कह सकते कि बाकायदा कोई कॉज बनी थी डिप्रेशन की, बेसिकली रिस्क फैक्टर्स ही उसकी कॉज होते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं, हम उसी तरह से डिवाइड करते हैं जो हमारा मॉडल है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में बहुत कम किसी हद तक जेनेटिक्स का रोल है कि एक फैमिली में जिनमें पहले से कहते हैं कि फादर और मदर भी डिप्रेशन की या एंजाइटी की पेशेंट्स हैं, उसके बच्चों को होने की थोड़ा सा प्रोपेंसिटी ज़्यादा होती है, जिनमें नहीं होते उनमें नहीं होते। ठीक है, जेनेटिक्स का किसी हद तक यहाँ पर रोल है। उसके अलावा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होता है कि ये सेरोटोनिन और ये वो, लेकिन उतनी डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। आपको पता है कि चेंज इन लाइफ एक्टिविटीज़, यानी कि चेंज इन लाइफ से मुराद ये है कि आपको दिमाग को मेंटल स्ट्रेस क्या क्या चीज़ें देती हैं, जॉब का चेंज हो जाना, या फिर आपकी प्रमोशन के बजाय डिमोशन हो जाना जॉब पे, या फिर आपकी फैमिली लाइफ में किसी की डेथ हो जाना, या किसी जगह पर फेलियर का सामना करना। ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के लिए प्रोन कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये आपके रिस्क फैक्टर्स बन जाते हैं डिप्रेशन का। ठीक है, जिस तरह डाइवोर्स हो गया, या फिर वो हो गया, फेल हो गए एग्जाम्स में, या फिर आपका हो जाता है कोई, मैंने आपको बताया डेथ हो जाए किसी की फैमिली में, ये आ गया। एंड सोशल फैक्टर्स में यही होता है कि रिलेशनशिप इश्यूज ज़्यादातर इसमें आ जाते हैं, या फिर सोशल आपको बाहर किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया बहुत बुरी तरह, वो आप उसके वजह से डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे लेकिन रिस्क फैक्टर्स हैं। अब आपने डिप्रेशन में एक चीज़ लाजमी होती है, आपने जब भी पेशेंट डिप्रेशन का आपको पता चल गया कि ये डिप्रेशन है, चाहे माइल्ड है चाहे मॉडरेट है चाहे सीवियर है, आपने उसकी रिस्क असेसमेंट ज़रूर करनी है कि उसका खुद को कोई रिस्क तो नहीं है। ठीक है, 3 तरह के रिस्क देखने होते हैं कि वो जो पेशेंट है वो अपने आप को कहीं पर नुकसान पहुंचाने के दर पे तो नहीं है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के दर पे तो नहीं है, और उससे दूसरों को कितना नुकसान पहुंच सकता है। ये 3 रिस्क आपने लाजमी असेस करने हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्या ये पेशेंट आप किसी साइकियाट्रिक फैसिलिटी में एडमिट करेंगे या नहीं करेंगे। रिस्क टू सेल्फ क्या है, आपने पूछना होता है क्या आपको ऐसे ख्यालात तो नहीं आते कि आपको अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, क्या आपने कभी ऐसी कोशिश तो नहीं की, और आपने सिर्फ पेशेंट की बात पर रिलाई नहीं करना होता। डू सी कि कहीं उसकी अपने बाजू शाजू पे कट शर्ट तो नहीं लगाए हुए, या उसने कोई ऐसी अटैम्प्ट की है तो आपने अटेंडेंट से ज़रूर पूछनी है कोई टैबलेट्स लेने की या वो कोई पॉइजन लेने की। तो रिस्क टू सेल्फ असेस लाजमी करना है। रिस्क टू अदर्स, क्या ऐसा तो नहीं कई बार डिप्रेस्ड लोग जिस वजह से डिप्रेस हुए थे, फॉर एग्जांपल किसी दूसरे बंदे पे उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि वो उनके जहन में बात बन रही होती है कि उसको तो मैंने मारना ही मारना है। तो वो आपने असेस करना है कि पहले आप ढूंढेंगे कि फैक्टर क्या बना था, फिर आप बातचीत करने और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के दौरान ये अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या किसी और को रिस्क तो नहीं पहुंचा रहा या पहुंचाना चाहता तो नहीं है। ये लाजमी असेस करना है। और दूसरों से इस बंदे को कितना रिस्क है, कि क्या जिस तरह बच्चे हमारे पास अक्सर या एडोलेसेंट्स आते हैं जो कि अपने आसपास के ऐसे फैक्टर्स की वजह से डिप्रेस हो रहे होते हैं, यानी घर में वो देखते हैं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से जब उनको अपने घर की लड़ाई झगड़े को देखते हैं तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो उनका रिस्क फैक्टर बढ़ता ही जाएगा अगर वो घर में रहेंगे, तो हमने उसको एड्रेस करना है, इसलिए ये रिस्क असेसमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। देन आ जाते हैं डिफरेंशियल जिसके है बहुत सारे, एंजाइटी है, बेरीवमेंट है, साइकोप्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, वो आपसे कोई भी नहीं पूछता, मैंने लिख दिया था, मैं बात इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इस तरह से हैं कि ICD-10 या ICD-11 के अकॉर्डिंग हम देखें तो डिप्रेशन का जो डायग्नोसिस है ना वो ओनली एंड ओनली क्लिनिकल है, उसमें किसी भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। क्लिनिकल डायग्नोसिस ओनली बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, उसके अलावा हम एक होता है पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनियर 9 जो डिप्रेशन को असेस करने के लिए होते हैं, और ये होता है एडल्ट्स में, और बच्चों में होते हैं हमारे पास आर्केड्स होता है डिप्रेशन को असेस करने के लिए। ठीक है, ये स्केल बनाए हुए हैं हमने आर्केड्स, तो ये स्केल्स इस्तेमाल कर लेते हैं। स्कोरिंग ऑफ डिप्रेशन इससे हमें पता चल जाती है। या एक और स्केल होता है बच्चों के लिए HAM-D, वो भी होता है। ठीक है, तो ये स्केल होते हैं डिफरेंट जो हम यूज़ करते हैं।
और इन्वेस्टिगेशन अगर कोई करानी है तो हमें अगर कहीं पर लग रहा है कि कोई ऑर्गेनिक कॉज है तो उसको रूल आउट करने के लिए, जिस तरह एनीमिया के पेशेंट्स प्रोन होते हैं कि उनको डिप्रेशन हो सकती है, तो फिर कंप्लीट ब्लड काउंट करा लें, थायराइड फंक्शन टेस्ट करा लें, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म के लोगों में डिप्रेशन कॉमन होती है। इसी तरह विटामिन B12 डेफिशिएंसी में कॉमन होती है। तो आप ऑर्गेनिक कॉज को रूल आउट कर सकते हैं ये इन्वेस्टिगेशंस करा के। और अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा चीज़ हो सकती है कि CT स्कैन की ज़रूरत पड़े तो कराना है, वरना ये डिप्रेशन का डायग्नोसिस नहीं बनाती, डायग्नोसिस क्लिनिकल बनाते हैं और आपके कुछ स्किल्स हैं जो हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। अच्छा, ट्रीटमेंट, क्योंकि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मैंने आपको अलग अलग से हर किसी को बताने, तो उससे अगले पार्ट में डिस्कस कर रहे थे। किसी को कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।